नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, हम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको अपने वीडियोस भेज रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज लाए हैं उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली परीक्षा में आपको मददगार अवश्य ही साबित होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से। उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर 4, 2017 में इस आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड पलायन आयोग के गठन के समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि ऐसे कौन मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड पलायन आयोग का गठन किया था? ये प्रश्न बन रहा है। हरीश रावत, विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक जा रहा है। उत्तराखंड पलायन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों, ये अध्यक्ष भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ही थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? पहला उपाध्यक्ष साथियों SS नेगी हैं। पहले उपाध्यक्ष और वर्तमान में भी यही उपाध्यक्ष इसके हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष साथियों इस आयोग का मुख्यमंत्री होता है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री इस आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। परिवर्तन के बाद, प्रथम परिवर्तन के बाद राज्य पलायन आयोग का नाम क्या रखा गया था? यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है साथियों। पलायन निवारण आयोग, ग्राम विकास एवं पलायन आयोग, यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि पहले परिवर्तन के बाद जो इसका नाम रखा गया था वो ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग रखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जुलाई 2022 में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का नया नाम क्या रखा गया? यानी कि एक बार फिर से इसका नाम परिवर्तित हुआ है। पलायन विराम आयोग, पलायन निवारण आयोग और ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका नाम जो रखा गया है ऑप्शन नंबर 2, पलायन निवारण आयोग। पुष्कर सिंह धामी जी ने इसका नाम पलायन निवारण आयोग रख दिया है। अगला क्वेश्चन, पलायन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पलायन आयोग का मुख्यालय टिहरी, पौड़ी, देहरादून, गैरसैंण। तो ऑप्शन नंबर 2, पौड़ी में इसका मुख्यालय है। यह बढ़िया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से पूर्व पहाड़ से प्रतिदिन पलायन करने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो महत्वपूर्ण हमारी परीक्षा की दृष्टि से है, और दूसरा महत्वपूर्ण राज्य से हो रहे पलायन की बात अगर हम करते हैं तो उसको लेकर के भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात, तथ्य निकल के आ रहा है। तो ये 2018 से पूर्व पहाड़ में प्रतिदिन कितने लोग पलायन कर रहे थे पहाड़ से? तो इसका डाटा है ऑप्शन नंबर 2, 138 लोग प्रतिदिन पहाड़ से पलायन की तरफ जा रहे थे, पलायन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 तक पहाड़ से प्रतिदिन पलायन करने वालों की संख्या है, यह संख्या बढ़ चुकी है। वर्तमान में 230 व्यक्ति प्रतिदिन पहाड़ से पलायन का डाटा सामने आया है। तो यह बड़ी गंभीर विषय भी है और बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। अगला क्वेश्चन, रिपोर्ट के अनुसार विगत 4 वर्षों में वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक कुल कितने लोगों ने पहाड़ से पलायन किया है? नंबर पूछा गया है। पहाड़ से पलायन करने वालों की संख्या पूछी गई है विगत 4 वर्षों में, यानी कि 2018 से लेकर 2022 के बीच में कितने लोगों ने पहाड़ से पलायन किया है? तो ये ऑप्शन है इसका चौथा ऑप्शन। 3,35,841 लोगों ने पहाड़ से 4 सालों में पलायन किया है। अगला क्वेश्चन, विगत 4 वर्षों में पलायन की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी कि यहां पर भी विगत 4 वर्ष का मतलब है 2018 से लेकर के 2022 तक कितने लोगों ने पलायन किया है, कितने प्रतिशत वृद्धि इसमें हो गई है? तो यह वृद्धि हुई है 67% वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, पलायन के फलस्वरूप पहाड़ पर 2022 के अंत तक भुतहा गांवों की संख्या, भुतहा गांवों की संख्या यानी कि जिन गांवों में कोई नहीं रहता उन्हें भुतहा गांव कहा गया है, और उनकी संख्या पूछी गई है कितनी हो गई है? तो ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है 1726 कुल गांव की संख्या है कि जो भुतहा गांव के रूप में तब्दील हो गए पलायन के बाद। अगला क्वेश्चन, सरकारी सेवा को आय साधन के रूप में अपनाने वालों की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस ब्लॉक के ग्रामीणों में है? यानी कि किस ब्लॉक के ग्रामीण जो है जो सरकारी सेवा
को आय के साधन के रूप में अपनाते हैं। तो इसका सही उत्तर है गदरपुर नहीं, खानपुर नहीं, नारायणबगड़ बिल्कुल सही है। चमोली में नारायणबगड़ ब्लॉक जो है उसके ग्रामीण सर्वाधिक सरकारी सेवा को आय के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण स्वरोजगार के मामले में प्रदेश के किस ब्लॉक का सर्वप्रथम स्थान रहा, यानी कि सबसे पहला ब्लॉक कौन है जो ग्रामीण स्वरोजगार के मामले में अग्रणी रहा है? तो ये आंसर है इसका ऊधम सिंह नगर का काशीपुर ब्लॉक जो है वो इस मामले में अग्रणी रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। राज्य के किस जनपद के गांवों में कृषि एवं बागवानी पर निर्भरता सबसे कम 30.15% पाई गई है, यानी कि ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर कृषि एवं बागवानी पर निर्भरता सबसे कम हो गई है? तो ये जनपद जो है वो साथियों पौड़ी जनपद है, जहां पर मात्र 30.15% ही लोग गांव के लोग जो है कृषि और बागवानी पर निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस ब्लॉक में ग्रामीणों की आय का सबसे बड़ा स्रोत मनरेगा है, यानी कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है प्रदेश का विकासखंड है जहां पर मनरेगा सबसे बड़ा स्रोत आय का बन गया है, जो कि 47.26% है। वो कौन सा है क्षेत्र? और वो देखना है कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। पौड़ी का खिरसू यहां पर जो है सबसे बड़ा साधन मनरेगा है। अगला क्वेश्चन। प्रदेश के किस ब्लॉक के सर्वाधिक ग्रामीण आय हेतु मनरेगा पर निर्भर हैं? प्रदेश के किस ब्लॉक के सर्वाधिक ग्रामीण आय हेतु मनरेगा पर निर्भर हैं? तो ये ऑप्शन कौन सा निकल के आ रहा है? इसमें देखते हैं सितारगंज, खिरसू, भगवानपुर और थल। तो यहां पर भी ऑप्शन जो है वो खिरसू निकल के आ रहा है। बहुत सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के समस्त ब्लॉकों के ग्रामीणों की आय का सबसे बड़ा साधन क्या है? उत्तराखंड में जितने भी ब्लॉक हैं उनमें जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका आय का सबसे बड़ा साधन आज भी साथियों कृषि, बागवानी और पशुपालन ही है। ऑप्शन नंबर 2 सही। उत्तराखंड की कितने प्रतिशत ग्रामीण कृषि, बागवानी एवं पशुपालन पर निर्भर है? कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कृषि, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर करती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 45.05% लोग जो हैं वो आज भी कृषि, बागवानी, पशुपालन पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्भर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आय का दूसरा सबसे बड़ा साधन क्या है? दूसरा सबसे बड़ा साधन, यानी कि अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा कि कृषि, बागवानी और पशुपालन पहला साधन ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरा सबसे बड़ा साधन आय का क्या रहेगा? यहां पर हम देखते हैं मनरेगा एवं मजदूरी, सरकारी नौकरी, पशुपालन या शिक्षा पर निर्भरता, स्कूली शिक्षा पर निर्भरता। तो साथियों दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का साधन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो मनरेगा और मजदूरी है। तो इस पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड में कितने प्रतिशत ग्रामीण मनरेगा एवं मजदूरी पर निर्भर हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने परसेंट लोग हैं उत्तराखंड में जो मनरेगा और मजदूरी पर निर्भरता है जिनके आय के साधनों की? तो ये ऑप्शन बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 4, 38.24%। 38.24% जो लोग हैं वो मनरेगा और मजदूरी पर निर्भर है आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन। पलायन आयोग की रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य में स्थायी पलायन की दर में कितनी कमी दर्ज की गई है? स्थायी पलायन, दो तरह से पलायन को बांटा गया है, एक अस्थायी रूप से और एक स्थायी रूप से। स्थायी रूप से यानी कि कभी वापस नहीं आने वाले, और स्थायी रूप से अस्थायी रूप से जो कि कभी ना कभी अपने वापसी करेंगे स्थलों पर। तो वो स्थायी पलायन और अस्थायी पलायन की बात है। तो स्थायी पलायन यहां से पूछा गया है, तो 40% लोग लगभग जो है वो स्थायी पलायन की में कमी उनमें दिखाई दी है। अगला क्वेश्चन। पलायन को लेकर ईटीवी भारत चैनल द्वारा चलाया गया अभियान कौन था? तो ईटीवी आप जानते ही हैं कि ईटीवी भारत एक न्यूज चैनल है, और उस न्यूज चैनल ने एक अभियान चलाया था पलायन को लेकर के। उसका नाम था वापिस आओ नहीं, आ अब लौट चलें ये भी नहीं, आ भी जा ये भी नहीं, आ अब लौटें। ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर ठीक है। ये प्रश्न आने वाली परीक्षा में आपको बेहद मददगार साबित होंगे। निश्चित रूप से ये आपको सहायता करेंगे
ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपके लिए और नए वीडियोस लेकर आएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके